हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ की इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन से सब्जेक्ट की यानी कि बायो फिजिक्स के अलावा बायो या केमिस्ट्री में से कौन से चैप्टर की देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसी पे बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लास्ट 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या है ये। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? यानी कि 2 इलेक्ट्रिक अप्लायंस दिए हुए हैं, उनकी पावर रेटिंग बता रखी है, टाइमिंग दे रखी है और आपसे पूछा क्या गया है विच यूजेस मोर एनर्जी, यानी कि एनर्जी को फाइंड करना है। तो बेटा ये आपको मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है, एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला जो है P × T, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि पावर दे रखा है। चलो गिवन से स्टार्ट करते हैं। टीवी सेट की पावर रेटिंग क्या दिया हुआ है, तो बेटा P = 250 वोल्ट, ये किसके लिए है, टीवी सेट के लिए। और टाइम कितने टाइम तक चलता है, T दैट इज 1 आवर। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे हमने फाइंड करना है E को, तो E का फॉर्मूला P × T अभी बताया मैंने आपको। पावर 250 वोल्ट ये ऐसा यूनिट है, लेकिन 1 आवर, तो बेटा आप इसको जो है वाट आर के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ऐसा यूनिट के अंदर चलेंगे। तो 1 आवर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो बेटा आपके पास मिनट आ जाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ हम टाइम को जो है वो सेकंड के अंदर 3600 सेकंड के अंदर हमने लिख दिया। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 30 और आपके पास आ गई। तो आपका आंसर 9 × 10⁵ जूल्स। तो ये बेटा हमने फाइंड कर लिया एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर बाय अ टीवी सेट। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया जूल्स के अंदर। अब देखते हैं टोस्टर के लिए क्या आएगा। तो देखो बेटा पावर रेटिंग टोस्टर के लिए कितनी है बेटा, 1200 वॉट। ओके, अब टाइमिंग कितना दिया हुआ बेटा, टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स। ठीक है, तो हम तो एक जैसी, अगर आपने यहाँ पे वाट आर में निकालना है तो इसको यहाँ पे आर में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम सेकंड में यानी कि ऐसा यूनिट में ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टाइम जो है वो आ जाएगा 600 सेकेंड्स। चलिए बेटा अब फाइंड करेंगे E = P × T। P कितना है 1200, टाइम कितना है 600 सेकेंड, तो 12 6 जा 72 × 40 और इसका आंसर 7.2 × 10⁵ जूल्स। यानी कि हमने पावर को सेम कर लिया। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो आप, 9 और 7.2 कौन सा ज़्यादा बड़ा है। तो बेटा इससे क्लियर हो गया कि टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी इन 1 आवर। ठीक है ना बेटा, यानी कि इसको 1 आवर के लिए चलाया था, इसको 10 मिनट्स के लिए चलाया था, तो ज़्यादा एनर्जी किसने कंज्यूम की, वो टीवी सेट ने। क्वेश्चन नंबर 17, इसको रीड करेंगे ध्यान से और जो हमें समझ में आएगा उसको गिवन में लिखते चलेंगे बेटा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। तो इसमें क्या पता चल गया आपको कि जो हीटर का रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम, ड्रॉज 15 एम्पियर। 15 एम्पियर से क्या पता चल रहा है आपको कि वो करंट ड्रॉ कर रहा है, वो कितना है 50 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस। ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वहां से, फॉर 2 आवर्स। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का, तो ये भी हमने नोट कर लिया। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यहाँ से आपको ना हीट नहीं पूछी गई है कि कितनी हीट एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया द रेट। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो बेटा देखो रेट ऑफ हीटिंग डेवलप्ड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये होती है पावर। पावर क्या होती है, P = E/T। कि यहाँ पे आपको P पूछा गया है, पावर पूछा गया है, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो पावर पूछा है। तो पावर के लिए देखो बेटा I और R का रिलेशन पावर के साथ क्या बनेगा, वो बन जाएगा P = I²R। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर देनी है। I कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर इंटू R कितना दिया हुआ बेटा 8, 15 × 15 कितना हो गया 225 × 8, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 × 16 एंड 2 1800,
तो ये 1800 जाउल्स पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1800 वॉट लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो इसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ए पार्ट, बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ए पार्ट क्या है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो बेटा बल्ब के बारे में मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था बेटा कि जो ये फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक लैम्प का या बल्ब का, तो यहाँ पे क्या यूज है कि यहाँ पे बहुत सारी हीट और लाइट पैदा होती है, हीट एंड लाइट जो पैदा होती है काफ़ी सारी, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है बेटा। अब देखो हमारा जो पर्पज है इस फिलामेंट को बनाने में, इस फिलामेंट को क्या है कि यहाँ पर हमने जो करंट पास हो रहा है उसको रोकना है, क्योंकि यहाँ हमने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है हीट और लाइट के अंदर। तो उसको रोकने के लिए इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है बेटा। और दूसरा, जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मेल्ट होके टूटना भी नहीं चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए टंगस्टन जो फिलामेंट यूज होता है। तो आप स्टार्टिंग जो आंसर की जो है अपने स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन रीजन बता देता हूँ कि पहला रीजन क्या होता है कि जो टंगस्टन होता है ना बेटा, इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है, इसलिए कन्वर्ट कर देता है ये हीट और लाइट के अंदर, हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरा रीजन होता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री तक पहुंच जाता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो उसको उस टेम्परेचर पे ये बियर कर सके और ब्रेक ना हो, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है बेटा। तो ये इसके रीजन है यूज करने के। ओके, देन बी पार्ट, why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? तो बेटा जितने भी ये ब्रेड टोस्टर होते हैं या आयरन्स होती हैं यानी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, उनका जो एलिमेंट लगाया जाता है बेटा वो एक एलॉय का लगाते हैं, किसी प्योर मेटल का नहीं लगाते। इसका रीज़न क्या है बेटा, तो लगभग रीज़न सेम ही है। सेम मीन्स क्या है, जो बेटा जो एलॉय क्या होता है ये आपको केमिस्ट्री के मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जनरली मैं बता देता हूँ कि जब 2 मेटल्स या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला के एक नया सब्सटेंस बनाया जाता है तो वो एलॉय होता है। अब एलॉय के अंदर क्या खासियत आ जाती है बेटा, इसका जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसका हाई रेजिस्टिविटी ये शो करता है, और दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही चाहिए हमें हीटिंग डिवाइसेस के अंदर यही चाहिए होता है कि इलेक्ट्रिक करंट है उसको रोकना है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए उस मेटल का, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा पैदा हो और वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ब्रेक भी ना हो। तो मेन इसके जो आपने रीजन बताना है बेटा वो जो है एन एलॉय ऑफर्स हाई रेजिस्टिविटी देन अ प्योर मेटल, यानी कि जिस मेटल से वो मिलके बनाया जाता है उससे ज़्यादा जो है वो रेजिस्टिविटी जो है वो शो करता है। तो हाई रेजिस्टिविटी इज द मेन रीजन, रेजिस्टिविटी ये वाली बात। और दूसरी यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेम वही बात है आपने यहाँ पे लिख देनी है, मेल्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट सी, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, यानी हमारे घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसको सीरीज हम क्यों नहीं यूज़ करते, ये इसका रीज़न बताना है बेटा। तो सीधा एक्सप्लेन करने के बजाय मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को शो कर रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका ये फैन का रेजिस्टेंस है, ये टीवी का रेजिस्टेंस है, ये आपके रेफ्रिजरेटर का रेजिस्टेंस है, या आपका कोई एसी या ओवन ही हो सकता है बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे सीरीज में मैंने लगा दिए वाले, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा कि कोई डिफेक्ट आ जाए किसी एक अप्लायंस के अंदर, या इसको आप बंद कर दें, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर विल आल्सो स्टॉप वर्किंग, यानी कि एक कोई बंद हो जाएगा, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आप बंद कर दें या कोई इसमें डिफेक्ट या फॉल्ट आ जाए तो ये बंद हो जाए, तो सारे के सारे स्टॉप वर्किंग कर देंगे, अपना काम बंद कर देंगे। क्योंकि इसका आपने बंद कर दिया इसका स्विच एक, तो स्विच अलग अलग नहीं होते, इसके अंदर एक ही स्विच बनेगा, तो यहाँ पे जो है सर्किट ब्रेक हो जाएगा किसी एक को बंद करते ही या डिफेक्ट आने से, बाकी सारे भी स्टॉप वर्किंग कर देंगे। तो पहला रीजन आपने यही बता देना है, इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ऑल अदर विल ऑल्सो स्टॉप द वर्किंग, ठीक है बेटा, ये रीजन बता देंगे आप।
स्टॉप वर्किंग वाला। ओके, सेकंड जो बेटा देखो क्या है, सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, हम जो इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, इन सबको ऐड करना होता है सिंपली। जब ऐड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब टोटल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लो हो जाएगा। तो सेकंड बात आप ये लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। अब देखो बेटा, हर एक अप्लायंस की इलेक्ट्रिक करंट की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। इसको अलग करंट चाहिए, इसको अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए, लेकिन यहाँ सीरीज में के अंदर क्या होगा, सबके अंदर करंट एक जैसा लो करंट फ्लो करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये दो रीजन आपने यहाँ पे बता देने हैं कि सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हाई एंड इलेक्ट्रिक करंट विल लो, ये रीजन बता देना है। ओके, देन डी पार्ट देखो बेटा, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बड़ा हमने ध्यान से कर रखा है बेटा, जो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको मैं दो बार लिख देता हूं तो आपको यहाँ पे बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बेटा। देखो, तो यहाँ पे मैंने थिन वायर और थिक वायर से आपको समझाया हुआ है बेटा। देखो बेटा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये थिन वायर है, ये वाली वायर मैंने ये ले ली, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है, तो यानी कि मैंने ये वाली वायर ले ली, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो देखो बेटा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो यहाँ आप इस तरह से भी बता सकते हैं, आप सीधा दिखा के यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा, थिन वायर का रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है एज कंपेयर टू थिक वायर। ठीक है ना, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। यही यहाँ पूछा गया कि ये इसकी थिकनेस के कारण कैसे वेरी करता है, अलग अलग क्या क्यों होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 18, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। यानी कि हमारे घरों के अंदर बेटा जो कनेक्शन किए गए हैं, वायर्स के सर्किट बनाए गए हैं, वो वायर्स जो होती हैं या तो कॉपर की होती हैं या एल्यूमिनियम की होती हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? ठीक है ना, पहले मैं इसका आपको सीधा रीजन बता देता हूँ। फर्स्ट रीजन क्या होता है बेटा, कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना बेटा, तो पहला रीजन हम क्या बता देंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसी से रिलेटेड बन गया कि इनकी जो कंडक्टिविटी अच्छी है तो इनका रेजिस्टेंस जो है बेटा वो लो होता है। ठीक है ना, तो आप इसमें लिख सकते हो लो रेजिस्टिविटी या लो रेजिस्टेंस, तो ये इसका रीजन बता सकते हो। तीसरा जो होता है, जब बेटा रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टिविटी लो है, तो एनर्जी का लॉस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नेग्लिजिबल लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। ये इसके मेन रीजन हो गए। और वैसे देखो, अगर मैं बात करूं गुड कंडक्टर की बेटा, तो जो गोल्ड और सिल्वर होता है बेटा वो इससे भी ज़्यादा अच्छे गुड कंडक्टर है। तो हम वायर इसकी क्यों नहीं बना लेते? तो आपको पता है अगर सोने और चांदी की वायर्स बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, खर्चा बहुत हो जाएगा ना, तो हर एक कोई बियर नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर चोरों को पता चल गया कि आपके घरों के अंदर सोने और चांदी की वायर्स लगी हुई हैं तो आपकी वायरिंग को ही वो निकाल के ले जाएंगे। ठीक है ना, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस करके देख लेने हैं बेटा, लर्न करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।